आवेशों के आधारभूत गुण एवं परिमाण मापन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, ये इन चीजों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। और उससे पहले आज हम देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पहले हमने देखा था कि आवेश जो है पदार्थ का ही एक गुण है। अब पदार्थ को आवेशों के आधार पर या आवेशों के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है उस चीज को हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो हम कितने प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुचालक पदार्थ। सुचालक पदार्थ, दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ, फिर हम देखेंगे यहाँ पर सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अर्धचालक। थोड़ा सा इसका पूरा का पूरा चैप्टर है हमें इस 12th क्लास में, तो अर्धचालक देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सुपरचालक। सुपरचालक या इसी को अपन बोल सकते हैं सुपर की जगह श्रेष्ठ चालक। श्रेष्ठ चालक, तो इस तरह से ये अब एक बात ये कि सुचालक पदार्थ किसे कहेंगे, अर्धचालक किसको कहेंगे, अर्धचालक पदार्थ जो है वो किस तरह के होंगे, इनमें किस तरह के गुण पाए जाएंगे, उन चीजों को हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहली बात ये है सुचालक पदार्थ। तो सुचालक पदार्थ हम उसे कहेंगे जहां पर जो पदार्थ अपने में से आवेश को आसानी से जाने देते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से गति कर सकते हैं। हम आवेश की बात करते हैं तो यहाँ पर आवेश जो कि पदार्थ का एक गुण है, जिसके कारण जो आवेश है वो पदार्थ पर गति करता है। अच्छा, अब ऐसे पदार्थ सुचालक कहलाएंगे जो अपने में से आवेश को गति करने देते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई मान लीजिए हमारे पास पदार्थ है, ठीक है। अब एक चीज और आती है कि क्या पदार्थ में आवेश होते हैं, तो इसमें आवेश किस तरह से होते हैं और किस तरह से इसमें ये गति करेंगे, तो उस चीज को समझना पहले जरूरी है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हमको ये मालूम है कि जो पदार्थ है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो हम बोलते हैं अणुओं से मिलकर बना होता है। और अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु में क्या होता है, तो परमाणु में होते हैं क्या, तो परमाणु में बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अंदर पे क्या होते हैं, धनावेश होते हैं नाभिक पर। तो ये जो नाभिक पर धनावेश होते हैं, बाह्यतम कोश में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि किसी भी, इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ का धनावेशित होना और ऋणावेशित होना वो किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही जिम्मेदार होते हैं किसी पदार्थ के धनावेशित होने के लिए और किसी पदार्थ के ऋणावेशित होने के लिए। तो ये जो पदार्थ है जो कणों से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। यहाँ पर अच्छा एक बात और है कि जब कोई भी पदार्थ कम ताप में होता है, कम ताप मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं कि रूम टेम्परेचर से भी कम, मतलब 0 केल्विन पर, हम ये बोलेंगे 0 केल्विन पर होता है, तब यहाँ पर ये कैसा होता है, उदासीन होता है। उदासीन होता है मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक धन एक ऋण, या हम ऐसा बोलेंगे कि इस अवस्था में होता है कि जितने धनात्मक, तो हमने पढ़ा हुआ है परमाणु की विशेषता पढ़ा हुआ है कि जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं। तो धनावेशों की संख्या जितनी होती है उतनी ही ऋणावेशों की संख्या होती है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है जितनी प्रोटॉनों की होती है। तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। और उदासीन होने पर अब एक चीज हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास परमाणु
परमाणु है वो कैसी अवस्था में, उदासीन अवस्था में। लेकिन अभी हमने ये कहा कि ये इसमें क्या होते हैं, आवेश जो गति करते हैं, है ना। और सुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो आवेशों को अपने अंदर आसानी से गति करने देता है या आवेशों को बहने देता है। तो यहाँ पर आवेश कैसे आते होंगे, तो सबसे पहली बात ये हमारे सोचने वाली बात है कि इसके अंदर आवेश है। तो थोड़ा सा हम और थोड़ा सा डील करते हैं, अंदर पे जाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये परमाणु है और ये परमाणु कहाँ से 0 केल्विन से कहाँ तक आ गया, रूम टेम्परेचर, कमरे का तापमान। कमरे का तापमान कितना होता है, तो हमने बोला 27 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस में मापें तो ये बहुत कम लगता है, 0 से 27 डिग्री थोड़ा कम लगता है। इसको यदि हम केल्विन में लिखते हैं तो ये कितना होता है, 300 केल्विन। कितना हो जाता है, 300 केल्विन। ये काफी अधिक, रूम टेम्परेचर पर ये काफी अधिक हो जाता है। तो जैसे ही हम किसी पदार्थ को, जो सुचालक पदार्थ है जिसमें हमने कहा कि आवेश आसानी से बहते हैं, बहने के लिए ये तैयार रहते हैं या बहते हैं, हमने बोला ऐसे पदार्थ सुचालक कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो 300 केल्विन पर जब कोई भी सुचालक पदार्थ आ जाता है या पदार्थ आता है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी अपनी एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, इसको थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, थोड़ी ऊर्जा मिलता है। और जब ये एक आकर्षण बल से, इसके आकर्षण, नाभिकीय आकर्षण बल से ये जुड़ा होता है और उसको, इसकी अपनी एक एनर्जी होती है, इसको थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी, थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी तो ये क्या होगा, थोड़ा सा बाहर आएगा। इस तरह से बाहर आते आते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इस परमाणु से निकल करके यहाँ, जैसे ही ये इस परमाणु से निकल करके इधर आ जाता है तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। तो यहाँ पर ये बाहर आ गया, जैसे ही बाहर आ जाएगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर, पदार्थ के अंदर क्या हो जाते हैं, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। और वो आवेश जैसे ही हम किसी दूसरे पदार्थ के संपर्क में लाते हैं, मतलब ये कि यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे कितने परमाणु हैं इसके अंदर, तो एक पदार्थ के अंदर हम बोलेंगे 10⁻26 लगभग, तो लगभग इतने परमाणु होते हैं। तो ये जो इतने परमाणु हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बाहर, यदि मान लो इतने रूम टेम्परेचर से इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर भी आ गए, ठीक है, इतने एनर्जी पा करके अपने ऊर्जा स्तर से कहां पे बाहर आ गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर क्या आ गया, इधर उधर जो है घूमते रहेंगे, तो ये इनके कारण इनमें क्या हो जाएगा, देखो ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर आ गए अपने परमाणु से, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और इस पे क्या होगा कि अब देखो दूसरी बात ये कि चीजें ये होती है, अभी भी हम ये बोलते हैं कि इसके अंदर जो कुल आवेश है रूम टेम्परेचर पर भी इसका कुल आवेश कितना होता है, तो हमने बोला कुल आवेश 0 होता है। अब 0 होता है तो यहाँ पर हमने बोला कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर अधिक हुआ तो आवेश बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन ये बाहर नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते, क्योंकि हमारे नेचर में ये जो एयर के पार्टिकल होते हैं, हवा के कण जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, हवा के जो कण होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। हवा के कण या वायु के जो कण होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, जो अपने में से आसानी से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, एक अवरोधक का काम करते हैं। इसलिए यहाँ से आवेश या इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकता। जैसे ही हम इसको किसी के संपर्क में रखते हैं, किसी धातु के या किसी दूसरे सुचालक पदार्थ के संपर्क में रखें तो आवेश यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। उनको क्या मिलेगी, एक जगह मिलेगी, जगह मिल जाने पर यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। तो कुल आवेश तो 0 रहता है, क्यों रहता है, रीजन ये है कि बाहर के जो पार्टिकल्स हैं वो कुचालक होते हैं, वायु के जो कण होते हैं कुचालक होते हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं उसको निकलने के लिए, तो ये यहीं पर रहते हैं और यहीं पर घूमते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो आवेश है वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिस पर आवेश क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी जगह से दूसरी जगह तक क्या होंगे, आसानी से जा सकते हैं, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सुचालक पदार्थ कहते हैं। अच्छा, सुचालक पदार्थ का कौन सा गुण
गुण होता है चालकता। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, जो जिसके कारण आवेश क्या हो, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जा सकते हैं, या जिन पदार्थों में आवेश जो है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उस पदार्थ के उस गुण को हम क्या बोलते हैं, उसकी चालकता। या अच्छा, सुचालक पदार्थ को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और इसको हम क्या बोलेंगे, चालकता को कंडक्टिविटी। तो ये इसका गुण हुआ। तो ये हो गया सुचालक का गुण। सुचालक का गुण क्या होता है कि वह अपने में से आवेश को प्रवाहित होने देता है, आसानी से प्रवाहित होने देता है, एक मार्ग देता है उसको कि वो आसानी से फ्लो हो जाए, आसानी से बहने लग जाए, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाए। दूसरी बात आती है, अच्छा ये इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो भाई सीधी सी बात है, आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे घरों तक बिजली किस माध्यम से आती है, तो हमने बोला इन पदार्थों के माध्यम से आती है, जैसे एल्यूमिनियम। अच्छा, इसमें उदाहरण में फिर हम देख सकते हैं सुचालक पदार्थ में जितनी धातुएं होती हैं, धातुएं जो भी हैं वो सारी की सारी क्या होती है सुचालक, जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। और आपके नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि चांदी जो होता है वो सबसे ज्यादा सुचालक पदार्थ होता है। जनरल नॉलेज में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, तो हम बोलेंगे चांदी की होती है। दूसरी बात ये कि अब एक बात और कि इन पदार्थों की महत्ता क्या है, तो बहुत ज्यादा इन पदार्थों का महत्व है कि जितना ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉनों का चालन हो पाएगा या आवेशों का चालन हो पाएगा, उतनी ज्यादा उसमें हमको वो ऊर्जा की जो एनर्जी जो हमारे पास पावर हाउस से आती है, हमारे घरों में जो आती है एनर्जी, वो एनर्जी उतनी ज्यादा हमारे पास आसानी से पहुंच जाती है बिना ऊर्जा के खर्च हुए। अच्छा, ऊर्जा की क्षति इसमें ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, एक बात और कि ये जो हमारे पास ऊर्जा की क्षति मतलब क्या है कि जो पदार्थ जिसमें जितनी ज्यादा चालकता होगी उसमें ऊर्जा का क्षय उतना कम होगा, उतना अवरोध कम होगा, और अवरोध कम होने से वो उतनी एनर्जी, जितनी एनर्जी पावर हाउस से आती है उतनी ही एनर्जी हमारे घर तक पहुंच पाएगी। ठीक है, इसके बाद इसकी ऐसी बहुत सारी अपने पास चीजें, मतलब अपने पास दैनिक जीवन में ऐसे पदार्थ जो है जिनकी बहुत ज्यादा महत्ता है, और उनमें हमने क्या कहा किस तरह के अपने पास पदार्थ होते हैं, धातुएं। ठीक है, तो जितने भी धातुएं हैं वो सारी क्या होती है, सुचालक पदार्थ होती हैं। फिर बात करते हैं अपन कुचालक पदार्थ की। तो कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से जो इसकी जो कुचालक पदार्थ जिसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं, है ना, इंसुलेटर, तो जिसमें से धारा का जो प्रवाह या आवेशों का प्रवाह नहीं हो पाता है, वो अपने में से आवेशों को जाने नहीं देते हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं, वो उसको रोक देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से आवेशों को आसानी से नहीं जाने देते क्या कहलाते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सिंपल सा हम यहाँ पर देखें तो अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों, तो इसकी भी आवश्यकता काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, तो सीधी सी बात ये है कि कुचालक पदार्थ नहीं होगा, यदि मान लो ऐसे कुचालक पदार्थ जैसे वायु को अभी हमने बात की, तो यहाँ पर कुचालक पदार्थ यदि नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि हम अपने घरों में बिजली उत्पन्न करते हैं या धारा का बिजली के कनेक्शन हम देते हैं, उनमें आपने देखा होगा तार होते हैं, और तार के ऊपर भी प्लास्टिक का कुछ लगा होता है, कोटेड होता है, जिसके कारण हमको करंट नहीं लग पाता या हमको शॉक नहीं लगता है, और हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उसकी फिटिंग कर सकते हैं। तो ये कुचालक पदार्थ के कारण ही ये संभव है, क्योंकि कुचालक पदार्थ की अपनी एक विशेषता है और इसका अपना एक गुण है, और ये इसके कारण ही आज जो कुछ हम कर पा रहे हैं, यहाँ पे बिजली कनेक्शन कर पा रहे हैं, अपने घरों में कनेक्शन इधर से उधर ले जा पा रहे हैं, इसके कारण हम क्या करते हैं, आवेशों को दिशा प्रदान करते हैं। दिशा प्रदान करते हैं इसका मतलब क्या है कि यदि आवेश को हमें इधर ले जाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें कोटेड कर देंगे कुचालक पदार्थ का, और जो चालक पदार्थ होता है उसके अंदर रखेंगे, उसको हम इस तरह से ले जा देंगे, तो वो इस तरह से इसको क्या करता है, आवेशों को दिशा प्रदान करता है, क्योंकि वो अपने में से तो नहीं जाने देगा। दूसरी बात ये है कि आप कुचालक पदार्थ की और अपन थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू उसको समझें,
तो देखिए क्या होता है, यदि मान लो आप बाइक लेने जा रहे हैं, बाइक लेने जा रहे हैं और आपको बाइक वाले ने कहा कि ठीक है ये इसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर से, 300 किलोमीटर पर आवर से, और उसने एक ही चीज कहा कि ठीक है आपको ये बाइक मिल जाती है, आपको दे दी जाएगी और आप इसको 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला सकते हैं। फिर आप जब उसको चलाएंगे और उसमें एक कंडीशन होती है कि भाई ठीक है इसकी तो है 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और उसमें ब्रेक नहीं है, तो क्या आपको गाड़ी लेनी? नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रेक होना आवश्यक है, क्योंकि ब्रेक नहीं होगा तो आप अपनी जान मतलब खतरे में डालेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से कुचालक पदार्थ भी है जिसके कारण जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आवेश पर जितनी ज्यादा आवेश आ रहा है तो उस पर हम ब्रेक लगा सकते हैं। और जैसे अब बात ये करें कि यदि मान लो हमने वहां से पावर हाउस कितनी दूर है हमारे घरों से? लगभग 4000, 3000, 5000, 10,000 किलोमीटर दूरी से हमारे घरों तक ये बिजली हमारे घरों तक आती है। तो वहां से आने पर यदि एक तार को ऐसे टंगा जाए, पॉसिबल है एक तार को लेकर के हम 5000 दूरी से ऐसे ऊपर लेकर आ जाए, उसके लिए क्या लगाए जाते हैं? खंबे लगाए जाते हैं, मतलब जगह जगह पर खंबे लगाए जाएंगे। तो खंबे लगाए जाएंगे तो ऑब्वियसली यदि आप खंबे लगाते हैं तो जो अर्थ है, क्योंकि चालक भाई चालक क्या करता है, अब इसको अपने में से गति प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो खंबे लगे होते हैं, यदि मान लो चालक पदार्थ नहीं होता तो खंबे में से वो कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। जो आवेश है वो कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जो हमारे घरों तक आ जाए, अर्थ में ना जाए। तो खंबे किसके होते हैं? लोहे के लगे होते हैं, धातु का बना होता है। तो यदि यहाँ पर कुचालक पदार्थ नहीं होता तो वो कहाँ आ जाता? अर्थ पर चला जाता। वो आवेश कहाँ या वो ऊर्जा कहाँ चली जाती? अर्थ पर चली जाती। और उससे बचाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? उस तार के बीच में या उस खंभे पर हमने यहाँ पर इस तार को कुचालक पदार्थ से क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये कुचालक पदार्थ जो होता है, ये यहाँ पर जो कुचालक पदार्थ होगा, यहाँ पर जो कुचालक पदार्थ होगा, और ये यहाँ से ये हमारा पास जो तार है जिससे ऊर्जा जा रही है वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाती और वो सीधे कहाँ जाती है? इधर से जाती है। और इस तरह से हमारे घरों तक वह पहुंच जाती है। तो आपने भी देखा होगा बिजली के खंभों पर वो चीनी मिट्टी के कुछ ऐसे लगे होते हैं गोल गोल से, तो वो क्या है? वो कुचालक है जो कि इस प्रतिरोध जो रोधक मतलब उसको रोकता है, किसको? आवेश को। कहाँ? यदि जमीन पर जाने, है ना, वो आपको सीधे यहाँ से आगे चला जाएगा। और इस तरह से जितने भी खंभे लगे होते हैं सब में एक कुचालक पदार्थ लगा होता है। ठीक है, अब इसका गुण क्या है? तो इसका जो गुण होगा इसकी रोधकता होगी, है ना, इसकी क्या इसका जो गुण होगा इसको हम कहते हैं रोधकता, प्रतिरोधकता। अच्छा, अब ये जो रोधकता है या प्रतिरोधकता हम बोलेंगे, आवेश की रोधकता है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? इंसुलेशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये इंसुलेशन जो प्रॉपर्टी है ये काफी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम ये सुचालक पदार्थों का प्रयोग जो है वो, या हम बोलेंगे आवेशों को या एनर्जी को अपने घरों तक लाना, उसको सुरक्षित रूप से रखना संभव नहीं है। तो कुचालक पदार्थ का भी अपना एक गुण है और अपनी एक विशेषता है और इसका अपनी एक जगह है। ठीक है, इसके कारण ही हमारे पास जो बादल से बादलों के टकराने से जो बिजली उत्पन्न होती है, जो आवेश इधर आता है, तो वो आवेश हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, बिजली हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? रीजन है कि एयर के पार्टिकल्स जो कि क्या करते हैं, किसके एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं या वायु के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? कुचालक होते हैं जो अलाउ नहीं करते कहां तक? पृथ्वी तक आने। ठीक है, तो एक इसकी अपनी एक महत्ता है, इसकी अपनी महत्ता है। ठीक है, और इसमें एग्जांपल में यदि अपन बात करें तो कोई पूछता है, कोई पूछ लेता है कि क्या पानी सुचालक है या कुचालक है, तो हमने ये कहा कि पानी जो अशुद्ध पानी होता है, जिसमें क्या होते हैं? काफी लवण होते हैं। अशुद्ध पानी जिसमें आपके देखा होगा आपने सोडियम क्लोराइड जुड़ा होता है। ठीक है, और जिनमें क्लोरीन होता है, ऐसे बहुत सारे लवण इसमें जुड़े होते हैं जिसके कारण ये क्या होता है? सुचालक होता है। अशुद्ध पानी क्या होगा? जैसे नल का पानी हम लेकर आते हैं तो उसमें वो कैसा होगा? सुचालक होगा। लेकिन जो शुद्ध पानी होता है, शुद्ध पानी होगा, शुद्ध पानी, है ना, और अधातु,
ये जो होंगे वो क्या होंगे, कुचालक पदार्थ होंगे। शुद्ध पानी जिसमें कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार के लवण नहीं पाए जाते, ऐसा जो पानी होगा वो क्या होगा, कुचालक पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, तो सुचालक इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, सुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो आवेशों को अपने में से आसानी से गति करने देते हैं या गुजरने देते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं। और उनका जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, उसकी चालकता। चालकता पदार्थों की गुण, पदार्थ सुचालक पदार्थों का गुण होता है। उसी तरह से कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से आवेशों को नहीं जाने देते, और इस तरह के जो पदार्थ हैं उनके एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अर्धचालक की। तो अर्धचालक, तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, उसको अभी आप लिख सकते हैं, लिखने के लिए आप चाहें तो लिख सकते हैं कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो कम ताप पर अपने में से आवेशों को नहीं जाने देते। यदि रूम टेम्परेचर पर, या हम बोलेंगे कमरे के ताप पर, ये अपने में से आवेशों को जाने देंगे, मतलब अधिक ताप पर। तो कम ताप पर ये किस तरह से बिहेव करता है, तो कम ताप पर यह कुचालक की तरह है, कुचालक की तरह व्यवहार करता है, की तरह व्यवहार करता है, और अधिक ताप पर यह सुचालक की तरह व्यवहार करता है। अधिक ताप पर यह सुचालक की तरह बिहेव करता है। अर्धचालक में, है ना। तो इसमें अर्धचालक में कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो हम 12th क्लास में जो ये अर्धचालक क्या है, सबसे पहले सुचालक के बारे में हमने देख लिया कि क्यों आवश्यक है, कुचालक पदार्थ क्यों आवश्यक है ना, ये सारी चीजें हमने देख ली। और इसको हम ये भी कहेंगे कि जो कुचालक पदार्थ है इनकी आवश्यकता हमने देखी, कहाँ पे पड़ती है, क्यों है ना। सुचालक, तो अर्धचालक, तो अर्धचालक जो है अभी मतलब आज जो हमारा मॉडर्न युग है, मॉडर्न युग मतलब आज जो हम जिस जगह पर है, साइंस के जिस मोड़ पर है, जहाँ पर मोबाइल फोन, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस बन रहे हैं, उपकरण बन रहे हैं, वो सारे के कारण क्या है, वो किसके कारण है, अर्धचालक के कारण। आज इसी के कारण ही आज सारा कुछ संभव हो पा रहा है, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा डिजिटाइजेशन, वो हर एक चीज किसकी देन है, अर्धचालक की देन है। आज अर्धचालक के कारण हम पूरे डिजिटल हो चुके हैं, और यही एक इन्वेंशन है, यही एक खोज है जिसके कारण आज हम पूरी दुनिया को हम अपने घर से पूरी दुनिया को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अर्धचालक है, ये इसमें हम जो 12th क्लास में अर्धचालक पढ़ेंगे वो सिर्फ दो तरह के अर्धचालक पढ़ेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसकी विशेषता मैंने आपको बता दिया कि कम ताप पर, इसकी विशेषता क्या है, कम ताप पर कुचालक की तरह बिहेव करता है, और अधिक ताप पर। अब ताप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, हमको क्या है, जितने ज्यादा आवेश हमको प्रवाहित करने हैं, हम ताप उतना ज्यादा बढ़ाएंगे। तो ताप एक तरीके से स्विच की तरह काम करता है। जितना ताप हम इसको बढ़ाएंगे, इसका ताप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, आवेश जो होंगे उतने ज्यादा हमको प्राप्त होंगे। तो इसमें हम आवेशों की मात्रा को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जो पूरा का पूरा एक चैप्टर है, उस चैप्टर में हम इसकी सारी विशेषताओं को पढ़ेंगे। और कुछ बनाए भी गए हैं अर्धचालक, कुछ बनाए भी गए हैं, और उन अर्धचालकों को भी हम स्टडी करेंगे उस चैप्टर में। बट अभी नॉलेज के लिए ये जान लीजिए कि हम इसमें 12th क्लास में सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक के बारे में अधिकतर इसी के बारे में पढ़ेंगे, और इसी को लेकर के। अच्छा, इसको चालक, इसमें जो चालकता है, इसकी चालकता को बढ़ाई कैसे जा सकती है, तो दो तरीके से इसकी चालकता बढ़ाई जा सकती है। इसकी चालकता हम अशुद्धि मिला करके, जब इसमें कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो यह चालक की तरह बिहेव करने लगता है। और इसमें एक और तरीका है क्या, कि इसके तापमान को बढ़ा दिया जाए, इसके तापमान को बढ़ा दिया जाए तो भी इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो 2-3 तरीके हैं जिससे हम अर्धचालक में उसकी चालकता को बढ़ाई जा सकती है, और उससे आवेशों को प्रवाहित किया जा सकता है। बात करते हैं सुपर श्रेष्ठ। तो आज पूरे विश्व में
इस सुपर चालकता की या सुपर चालक की खोज की जा रही है। उसका रीजन क्या है कि इससे जो वहां से पावर हाउस से जो हमारे पास से क्या आ रहे हैं, एनर्जी आ रही है, ऊर्जा आ रही है, किसके माध्यम से, आवेशों के माध्यम से आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से जो ऊर्जा आ रही है, वो ऊर्जा का जो वेग है, क्योंकि हमने देखा होगा बहुत देर तक यदि पंखा चालू रहे या बहुत देर तक हमने किसी लाइट को चालू रखा है तो वो गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने मतलब वो जो कुछ ऊर्जा जो होती है वो हीट के माध्यम से बाहर चली जाती है। अच्छा, तार से भी कुछ एनर्जी आ रही है, तार से यदि कुछ ऊर्जा आ रही है तो उसमें भी वो तार को आप छूकर देखेंगे कि मान लो तांबे का तार है थोड़ा कम गर्म होगा, एल्यूमिनियम का होगा तो थोड़ा ज्यादा गर्म होगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रतिरोधकता है या उसका जो प्रतिरोध है किसका, एल्यूमिनियम का ज्यादा है और तांबे का कम है और सिल्वर का उससे भी कम है। तो ये जो है यहाँ तो कहीं ना कहीं एनर्जी का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी एनर्जी लॉस ना हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सुपर चालक चाहिए, श्रेष्ठ चालक। तो इसको हम किसे हम सुपर चालक या श्रेष्ठ चालक कहेंगे, तो ऐसा पदार्थ या ऐसे पदार्थ को हम सुपर चालक या श्रेष्ठ चालक कहेंगे जिनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो, शून्य। ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध क्या हो, शून्य, जिनका प्रतिरोध शून्य हो, क्या कहलाएगा, श्रेष्ठ चालक, श्रेष्ठ चालक या सुपर चालक, श्रेष्ठ चालक या सुपर चालक। और ये संभव कर रहे हैं ये कम तापमान, और अभी तक खोज क्या क्या किया जा रहा है कि रूम टेम्परेचर पर सुपर चालक बनाने की खोज की जा रही है। आज जो साइंस में खोज की जा रही है वो ये खोज की जा रही है कि रूम टेम्परेचर पर ऐसा कोई चालक या ऐसा कोई पदार्थ मिल जाए जिस या ऐसी कोई कंडीशन हम उत्पन्न कर दें कि वह पदार्थ क्या करे, सुपर चालक की तरह बिहेव करे। तो इस तरह से आज भी वो खोज की जा रही है और ऐसे पदार्थ, अच्छा ऐसे बहुत सारे पदार्थ खोजे भी गए हैं। खैर उसको हम आगे और पढ़ेंगे, जब धारा हम पढ़ेंगे तो धारा में ये सुपर चालक के बारे में हम और स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ अपना पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें कौन कौन से पदार्थ हमारे पास आ गए, तो सुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, और उसको हमने किस बेसिस पर सीखा, आवेशों के गति के, कि आवेश जिसके अंदर से आवेश आसानी से गति करने लगते हैं या आवेशों का चालन संभव है, आसानी से चालन संभव है, उसको हम कहते हैं सुचालक। और जिसमें आवेशों का चालन संभव नहीं है, तो अपने में से आवेशों को प्रवाहित नहीं होने देते, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक है, रबर है, लकड़ी है ना, इनकी अपने इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है, इंसुलेशन गुण होता है, या हम इसको बोलते हैं रोधकता, विद्युत रोधकता गुण हम लिखेंगे उसमें। कुचालक पदार्थ में उसका जो गुण लिखेंगे विद्युत रोधकता, विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देता, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो विद्युत को अपने में से आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अर्धचालक को हमने देखा और श्रेष्ठ या इसके बाद आते हैं हम विद्युत प्रेरक। इसके बाद आते हैं हम विद्युत प्रेरण, ठीक है। तो विद्युत प्रेरण क्या है, सबसे पहली बात ये विद्युत प्रेरण, ये क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। तो हमने अभी जस्ट देखा कि कोई भी धातु जो है, कोई धातु या कोई पदार्थ जब उसको हम रूम टेम्परेचर पर लाते हैं, है ना, कोई पदार्थ जब हम उसको क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर लाते हैं,
तो हमने ये देखा कि उसके अंदर जो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है, और कण जिसको हम अणु कहते हैं, अणु किससे, परमाणुओं से मिलकर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये कैसा हो जाता है, धनावेशित, और एक इलेक्ट्रॉन जैसे निकला तो ये इधर ऋणावेशित, ये धन हो जाएगा, है ना, और ये ऋण हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम उसको रूम टेम्परेचर पर लाते हैं तो ये क्या होता है, ये जो पदार्थ होता है इसमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों, थोड़ी सी एनर्जी किसको मिल जाती है, उस परमाणु को थोड़ा सा थोड़ी ऊर्जा मिल जाए तो उनके इलेक्ट्रॉनों को बाहर जाने के लिए थोड़ी जगह मिल जाती है, और धातु में ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम किसी पदार्थ को रूम टेम्परेचर पर लाते हैं तो वहां पर जो धन है और ऋण वो थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं, और इसको बोलते हैं पदार्थ का ध्रुवीकरण, ध्रुवित हो गए। हमारे पास पदार्थ कैसा हो गया, ध्रुवित हो गया, ध्रुवित या पोलराइजेशन बोलते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पर जब हम इसको लेकर आए, ठीक, एक तो ये हो गया क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी मिल गई इसको, एनर्जी मिलने पर इसमें क्या है, आवेश है, ठीक। ऐसे अपने पास धन ऋण ये अपन ने बोला, फिर यहाँ धन ऋण, यहाँ पर भी धन ऋण अपन ने ऐसे देखी, ठीक है, एक धन एक ऋण एक ऋण, इसमें इस तरह की व्यवस्था बन गई। तो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया कि यहाँ पर कोई ऐसा पदार्थ है जिसके पास क्या है, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश मतलब क्या, कि इसमें ऋण की अधिकता है ना, इसमें ऋणावेश अधिक है। तो जैसे ही हम इस पदार्थ को इसके सामने लाते हैं, इसके सामने इस अनावेशित, ये कैसा है, अनावेशित, इसको इस पर आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश इसका कितना है अभी, कुल आवेश 0 शून्य, इसका कुल आवेश कितना, 0। क्यों, क्योंकि इसमें जितने धन है उतने ही ऋण है, तो इसका कुल आवेश 0 है। लेकिन हमने उसके सामने क्या लगाया, ऋण आवेशित वस्तु को लेकर आए। जब हम इस ऋण आवेशित वस्तु को, जब हम इस अनावेशित या ऋणावेशित वस्तु के या पदार्थ के सामने, ऋणावेशित या प्लास्टिक को हमने क्या किया, रख किया, क्योंकि हमको पता है कि प्लास्टिक में क्या होता है, ऋणावेशित उत्पन्न होता है, तो हमने उसको रख किया और एक अनावेशित चालक उसके सामने लाकर रख दिया, इसको उठा करके हमने इसके सामने ला करके रख दिया। जब हम इसके सामने लेकर आएंगे तो ये जो ऋण आवेश है वो क्या करेगा, तो वो इस पदार्थ के धन आवेश को अपनी ओर ऐसा बांध देगा और खींच लेगा। क्यों, क्योंकि ऋण आवेश इसको आकर्षित करेगा, धन आवेश को। हमने ये पढ़ा भी होगा कि दो असमान आवेश के मध्य, मतलब एक धन है और एक ऋण है, दोनों असमान आवेश है, तो दोनों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। तो वो अनावेशित चालक जिनमें आवेश ऐसे इस तरह से हो जाते हैं, है ना, पदार्थ के अंदर आवेश इस तरह से हो जाते हैं, तो उसमें से ये जो धन है, धन इधर खींचा कर इससे बंध जाते हैं, है ना। तो इन आवेश को क्या नाम देते हैं, बंधक आवेश। क्या नाम देते हैं, बंधक आवेश, क्योंकि ये बंध है, ठीक। अब ये क्या करता है, ये ऋण आवेश, ये धन को अपनी ओर खींच लिया तो ऋण को क्या करेगा, इधर प्रतिकर्षित कर देगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये इधर जाने के लिए क्या है, फ्री है, स्वतंत्र है, कि ये क्या चाहते हैं कि हम इधर चले जाएं। तो इसको इन आवेशों जो कहां चले जाते हैं, इससे बंधे हुए हैं, है ना, ये जो अपने पास यहाँ पर जो धन और ऋण जो अलग अलग हुए हैं, इसी को हम बोलते हैं पदार्थ का पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब ये ध्रुवण, पदार्थ का ध्रुवण, ध्रुवण ध्रुवीकरण, पदार्थ का ध्रुवण या ध्रुवीकरण अपन ध्रुवण, ठीक है, या पोलराइजेशन बोलते हैं, इंग्लिश में इजी पढ़ना है, वो पदार्थ का ध्रुवण, है ना। तो जो पदार्थ का ध्रुवण हुआ वो किस कारण हो रहा है, तो हमने किस पर हुआ, अनावेशित चालक। क्या हुआ, धन इधर इस ऋण से ऐसे बंध गया, इसको इसने बांध दिया, इसने अपनी ओर खींच के रखा, तो ये इससे बंधे हुए, इसलिए इसको बंधक आवेश बोल दिया। अब चूंकि ये फ्री है,
ये इधर जा सकता है क्योंकि इसने इसको प्रतिकर्षित भी किया है, तो इसको हम बोलेंगे स्वतंत्र आवेश। स्वतंत्र आवेश इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर जो घटना हुई है कि धन थोड़े से कुछ ना, क्योंकि पूरा पदार्थ है, इसमें पता नहीं कितने सारे परमाणु होंगे, कितने सारे अणु कण होंगे, वो पूरे के पूरे नहीं, इसमें से कुछ आंशिक रूप से हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आंशिक रूप से धन इधर जो धन आवेश है वो थोड़े कुछ धन आवेश इससे बंध जाते हैं, और जितने धन आवेश इधर इससे बंध जाते हैं उतने ही धन आवेश इधर चले जाते हैं, है ना। तो इस तरह से पदार्थ का क्या होता है, ध्रुवीकरण होता है, ध्रुवीकरण होता है। और ये जो ध्रुवीकरण होता है इसी को हम पोलराइजेशन की घटना बोलते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण। कैसे, तो देखिए, जब हम किसी आवेशित पदार्थ के सामने अनावेशित पदार्थ को लाते हैं, तब अनावेशित पदार्थ पर आवेशों का क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है, और वो जो ध्रुवीकरण है वही क्या कहलाता है, विद्युत प्रेरण। ध्रुवीकरण हो जाना पदार्थ का ध्रुवीकरण हो जाना या पोलराइजेशन हो जाना, वो क्या कहलाता है, आपका विद्युत प्रेरण। ठीक है, तो विद्युत प्रेरण क्या होता है समझ में आया। विद्युत प्रेरण क्या है, जब किसी आवेशित चालक के सामने अनावेशित चालक को आवेशित चालक के सामने अनावेशित चालक को लाने पर पदार्थ का क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण, पदार्थ का आवेशों का ध्रुवीकरण हो जाता है, जो आंशिक रूप से कुछ धनावेश इससे जुड़ जाते हैं। अच्छा, एक बात और, यदि मैं यह धनावेश लाता तो यहाँ पर क्या जाते हैं, ऋणावेश हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है ना। अब ये चीज तो आ गई, ये विद्युत प्रेरण समझ में आ गई। विद्युत प्रेरण क्या होता है, तो पदार्थ का ध्रुवीकरण हो जाना, किसके कारण, आवेशित पदार्थ के कारण। ठीक है, यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर प्रेरण क्या कहलाता है, विद्युत प्रेरण क्या कहलाता है, तो जब किसी आवेशित पदार्थ के समीप एक अनावेशित पदार्थ लाया जाता है, तो अनावेशित पदार्थ का ध्रुवीकरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रेरण, विद्युत प्रेरण कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि विद्युत प्रेरण क्या होता है। अब एक बात और, थोड़ा सा इसको समझते हैं, इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि किसी पदार्थ को आवेशित करना। तो जब हम किसी पदार्थ को आवेशित कितने विधि से हम कर सकते हैं, तो कोई पदार्थ है या कोई चालक, तो पदार्थ को या किसी चालक को, किसी चालक पदार्थ कर सकते हैं ना, पदार्थ या किसी पदार्थ को आवेशित करना, पदार्थ को आवेशित करना ये दो तरीके से कर सकते हैं। किसी पदार्थ को आवेशित दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, पहला चालक, ठीक है, और दूसरा विद्युत प्रेरण। ठीक है, ये दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। अब कैसे, तो देखिए यहाँ पर यदि हमारे पास कोई यहाँ पर धातु, ठीक है, और इसमें हम ये मानकर चलते हैं कि इसके पास क्या है, धनावेश, ये पूर्णतः धनावेश है। इस तरह से इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरी तरह से धनावेशित है। हम मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा पदार्थ है जो आवेशित है और वो कैसा है, धनावेशित है। और यहाँ
अनावेशित चालक। यहाँ पर हमने क्या दिया, अनावेशित चालक। ये अनावेशित चालक जो है, जैसे ही हम इसको इसके संपर्क में लाते हैं, इसको ऐसे मिला ऐसे संपर्कित करते हैं, जैसे ये एक पदार्थ है और ये आवेशित चालक है, इसको हमने ऐसे संपर्क में रखा। अब हम जैसे ही संपर्क करें, क्योंकि ये अनावेशित है, इसका मतलब इसका टोटल कुल आवेश इसका कितना है, शून्य है। और यहाँ पर ये पूरी तरह से धनावेशित है, तो हम लोग ये सोच कर देखिए, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं, है ना। यदि इसमें अपन ये लेते हैं कि भाई ये धनावेशित है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, एक्चुअली हमें ये लगता है कि धनावेश किधर जा रहा है, मैं ऐसे कहूंगा कि इसमें धनावेश ज्यादा है, नहीं, ये इस जैसे इसके संपर्क में आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इसके पास क्या आ गया, एक धन आ गया। एक इलेक्ट्रॉन को खींचा तो एक धन, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास कितने हैं, तो हमने बोला मान लेते हैं कितने हैं, इसके पास 100, ठीक। और ये क्या है, अनावेशित है, तो हमने पहले भी कहा है कि जब ये रूम टेम्परेचर पर किसी चालक को लाया जाता है तो वो आवेश अलग अलग हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अलग है और प्रोटॉन्स या उसका जो नाभिक है वो थोड़ा अलग है। तो उसने क्या किया, इसके पास इतनी ताकत थी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। क्यों, क्योंकि इसके पास कितने 100 धनावेश है, 100 धनावेश है, तो 100 धनावेश से उसने एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, तो इसके पास कितना आ गया, एक धनावेश आ गया, ठीक है। और फिर क्या करेगा, धीरे से दूसरा भी खींच लेगा, तीसरा भी खींच लेगा। तो क्या सारे के सारे धनावेश इसके पास चले जाएंगे या इसके सारे मतलब इतने 100 इलेक्ट्रॉन के इसके पास आ जाएंगे। हमने बोला हाँ, यानी चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो अपने पास एक धनावेश यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन गया है, एक दूसरा धनावेश गया, एक इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके पास कितने धनावेश हो गए, 2, ठीक है। इसके पास कितने हैं, 100। अब ये जो धनावेश है, ये धनावेश और ये भी धनावेश हो गए। देखो दोनों आवेश कैसे हो गए, क्योंकि ये भी धनावेशित हो गए, लेकिन इसके पास क्या है, +2, इसके पास कितने हैं, +98। तो अभी भी किसका बल ज्यादा होगा, इसका बल ज्यादा होगा। ये इलेक्ट्रॉन को और खींच लेगा, तो इसके पास कितना हो गया, +3, इसके पास कितना हो गया, +97। और एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास अभी भी क्या है, बल ज्यादा है ना, तो ज्यादा बल होने के कारण ये और उसको खींच लेगा। तो और खींचा इसने, तो इसके पास कितना हो गया, 96 हो गया, इसके पास कितना हो गया, +4 हो गया। ऐसे ही करते हुए इसके पास +51 और इसके पास +49। अब देखिए फिर से इसके पास 51, इसके पास 49। तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर अभी भी इसके पास धनावेश ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को फिर से खींच लेगा। तो जैसे ही खींचेगा तो इसके पास +50 और इसके पास भी कितना हो गया, +50। ओके, तो देखिए दोनों +50। अब ये जितना बल ये लगाएगा उतना ही बल ये भी लगाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्ष, क्योंकि इसके पास भी प्लस आ गया, ये भी प्लस आ गया। तो क्या अब इलेक्ट्रॉन को ये वाला जो आवेश है, आवेश चालक है, क्या इलेक्ट्रॉन को इधर खींच पाएगा, या हम बोलेंगे इसको और धनावेशित कर पाएगा, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कब तक इसको धनावेशित कर पाएगा, इस अनावेशित चालक को कब तक धनावेशित कर पाएगा या कब तक आवेश दे पाएगा। हम एक तरीके से इसको ऐसा बोल सकते हैं, कब तक इसको धनावेशित कर पाएगा या धनावेश दे पाएगा। एग्जैक्टली जो प्रक्रिया हो रही है वो क्या हो रही है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींच रहा है। तो कब तक ये खींच पाएगा, कब तक, जब तक दोनों आवेश बराबर नहीं हो जाते। अच्छा, ठीक है। तो एक चीज तो ये समझ में आ गई, तो चालन विधि से समझ में आया, चालन विधि में हमको क्या करना पड़ता है, उसको संपर्क में लाना होता है, ठीक है। अब इस तरह से अब इसके पास क्या हो गया, +50 हो गया, तो अनावेशित चालक कैसा हो गया, आवेशित हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एक अनावेशित चालक जो होता है वो क्या होता है, आवेश। किस मेथड से हो गया, चालन मेथड से हो गया। तो चालन विधि में हमको क्या करना होता है, तो चालन विधि में हमको क्या करना होता है, उसको संपर्क में लाना होता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्या संपूर्ण आवेश अनावेशित चालक में चले जाएंगे चालन विधि से, तो हम बोलेंगे नहीं। एक क्वेश्चन जनरेट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
कि क्या किसी आवेशित चालक से या उसमें कुछ क्वांटिटी कोई क्वांटिटी दे देगा 50 25 12 जो भी क्वांटिटी देगा, क्या उतने सारे आवेश अनावेशित चालक के पास चले जाएंगे? आपका आंसर होगा नहीं। कितने जा पाएंगे? तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात हम आते हैं विद्युत प्रेरण। ये जो विधि है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं किसी चालक को अनावेशित चालक को आवेशित करेंगे। तो ये हमने जस्ट अभी प्रेरण में हमने देखा, वो वही मेथड है, वो चीज हम देखते हैं कि विद्युत प्रेरण के द्वारा हम किसी अनावेशित चालक को आवेशित कैसे करते हैं। तो किसी अनावेशित चालक को आवेशित करने के लिए विद्युत प्रेरण की विधि जो है वो हमने अभी देखा कि यदि हमने कोई एक, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, हमने क्या किया, ये ऋण आवेश को इधर जो कि पूरी तरह से ऋण आवेशित है, ठीक है, और हमने एक पदार्थ लिया और उसको कुछ दूरी पर रखा। ये पदार्थ लिया, इसमें अपने कुछ पार्टिकल्स हैं ऐसे जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और जैसे ही इसको रूम टेम्परेचर बनाएंगे तो इसमें आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। अब आवेश कैसे उत्पन्न होंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि आवेश कैसे उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो ऋण आवेश है ये इसमें से धन को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, आवेश इसको अपनी ओर खींच लिया, ठीक है। कुछ ऋण कहाँ आ जाएंगे, जितने धन को अपनी ओर ऐसा बांध कर रखेगा, ऐसे बांध कर कुछ दूरी पर रखा है ना, उसको ऐसे मिलाना नहीं, संपर्क नहीं करना, कुछ दूरी पर रखना। तो यहाँ पर इसके कारण विद्युत प्रेरण के कारण इसका ध्रुवीकरण हो जाएगा, और ध्रुवीकरण होने के कारण इसमें धनावेश इससे बंध जाएंगे और ये ऋणावेश इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से इसमें प्रोसेस हुआ। अभी हमने क्या किया, एक आवेशित चालक लिया, उसमें अनावेशित चालक को उसके समीप रखा, तो उसमें विद्युत प्रेरण के कारण उस अनावेशित चालक में क्या हुआ, ध्रुवीकरण हो गया, उसका ध्रुवीकरण हो गया, और उसमें ये धनावेश कुछ आंशिक रूप से ये धनावेश इसके साथ बंध गए, और कुछ ये के पास इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश आप बोलेंगे। इसको अब हम क्या करते हैं, ये प्रक्रिया मतलब ये प्रोसेस, पहला प्रोसेस क्या था कि एक हमने आवेशित चालक लिया, फिर अनावेशित चालक को उसके सामने रखा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इससे पृथ्वी से, पृथ्वी का विभव कैसा होता है, शून्य होता है, उसके अंदर कितना भी चालक मतलब आवेश डाल दें उसका विभव हमेशा शून्य होता है, या फिर उसमें वो बहुत बड़ा कंटेनर है बोल सकते हैं, क्या है, आवेश का कंटेनर, जिसमें कितना भी आवेश डालो वो शून्य ही है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ही यहाँ अभी भी यहाँ पे ये इस यहाँ पर जो ऋणावेश है, ये ऋणावेश इससे दूर जाना चाहते हैं, तो इनको जैसे ही यहाँ से एक धातु से, ये किससे जुड़ा हमने, इस धातु से जुड़ा, धातु तार है ना, लिख देता हूँ धातु तार से। तो ये यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, अर्थ पर आ गए, और जैसे ही अर्थ पर आ गए है ना, तो अब हम क्या करते हैं, अभी हमने इसको वैसे ही रखा है, ध्यान रखिएगा, अभी हमने इसको हटाया नहीं है। अभी जैसे ही हमने अर्थ से कनेक्ट किया तो ये सारे के सारे ऋण या इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, अर्थ पर चले गए, और जैसे ही अर्थ पर चले जाते हैं तो अर्थ पर जाने के बाद हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, ये संपर्क हटाते हैं। अभी इसको नहीं हटाया है ना, याद रखिएगा, इसको हमने नहीं हटाया, हमने क्या हटाया, पहले ये संपर्क हटाया, और यदि हमने ये संपर्क हटाया, ये संपर्क हटाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको दूर करते हैं, और ये संपर्क जैसे ही हमने हटाया, इस धातु तार को कनेक्शन हमने यहाँ से जैसे ही काटा, उसके बाद हम इसको दूर करते हैं। अब इसको हम दूर कर दें तो क्या होगा, ये कैसा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए, तो ये कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। तो एक अनावेशित चालक क्या हो गया, धनावेशित हो गया, मतलब हमने क्या किया, विद्युत प्रेरण की सहायता से इसको हमने क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं, एक लॉजिकल क्वेश्चन तैयार होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं कि क्या आप ऋणावेशित जो चालक है उसके सामने अनावेशित चालक लाते हैं, तो उसमें वह किस तरह विद्युत प्रेरण की सहायता से उसमें कौन से आवेश उत्पन्न होंगे। तो यदि हम ऋणावेशित चालक को लेकर आएंगे तो उसमें वो कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। यदि यहाँ पर धनावेशित लेकर आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 4 आंसर पूछा जाता है कि प्रेरण
विद्युत प्रेरण और चालन में यदि हम क्या करते हैं, एक मान लो ऋणावेशित चालक लेके आए हैं, उन दोनों के सामने ऋणावेशित चालक, तो ऋणावेशित चालक लाने पर चालन में किस तरह, चालन में अनावेशित चालक चालन विधि से यदि हम उसको किसी अनावेशित चालक को क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, तो उस चालक में कौन से आवेश या कौन सा आवेशित होगा या आवेश जाएगा या कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, ये पूछा जाएगा। तो हम बोलेंगे कि यदि चालन विधि का प्रयोग करेंगे तो यदि ऋणावेश है तो ऋणावेश ही उत्पन्न होगा, और यदि हम किसका विद्युत प्रेरण का उत्पन्न करेंगे, विद्युत प्रेरण की विधि का प्रयोग करेंगे तो ऋणावेश से जो अनावेशित चालक है कैसा होगा, धनावेशित होगा। लेकिन चालन विधि का प्रयोग करेंगे तो ऋणावेश से ऋणावेश ही उत्पन्न होगा, धनावेश से धनावेशित होगा। अच्छा, फिर इसके बाद पूछा जाता है कि क्या यदि मान लो आवेशित चालक को यदि इसको संपर्क में रखा और क्या किया हमने, इसको संपर्क में ही रखा रहा है ना, और इसको हटा दिया, ये प्रेरण तो उत्पन्न हो गया, लेकिन संपर्क में रखे रहने के बाद इसको हमने क्या किया, हटा दिया, तो क्या अभी ये आवेशित रहेगा? तो हमने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको ये क्या करेगा, अर्थ में से फिर से उतने इलेक्ट्रॉन फिर ले आएगा, अर्थ में से फिर से उतने इलेक्ट्रॉन ले आएगा, तो फिर से ये कैसा हो गया, आवेशित ही रहा। तो ये स्टेप आपको याद रखना है। स्टेप में क्या आता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अनावेशित चालक आवेशित चालक लेके आएंगे, आवेशित चालक के समीप क्या लेकर के आएंगे, अनावेशित चालक लेकर आएंगे। जैसे ही उसमें ध्रुवण होगा, ध्रुवण होने के बाद हम उसको क्या करेंगे, इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और कनेक्ट करने के पश्चात पहले इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे ही नीचे गया, उसके बाद पहले इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, और यहाँ से हटाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, तब यह कैसा हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो मेथड सीखी, किसी भी अनावेशित चालक को आवेशित करने के लिए दो विधियां हमारे पास हैं, एक चालन विधि, दूसरा विद्युत प्रेरण विधि, ठीक है। इसके पश्चात हम देखेंगे आवेशों के गुण। तो जो आवेशों के गुण हैं वो विशिष्ट प्रकार के, मतलब हम लोगों ने तीन तरह के गुण देखे आवेशों के। इसके पहले हम जो कुछ पढ़ रहे हैं या जो कुछ पढ़ रहे हैं सभी आवेशों के गुण हैं, लेकिन आवेश के हम तीन तरह के गुण देखेंगे। आवेशों के आधार पर कहना है इसमें योगात्मक एक बात और देखिए, योगात्मक गुण है ना। तो योगात्मक गुण, योग क्या है, भौतिक प्रकार से हम योग करते हैं। जैसे हम सिंपली लेते हैं सदिश योग, सदिशों का योग क्या होता है, तो सदिशों का योग होता है, सदिशों का योग हमने बहुत प्रकार से पढ़ा हुआ है। जैसे मैंने लिखा -4 है ना, -4 + 3 क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। और फिर हमने ऐसे उसको लेकर के पढ़ा हुआ है, देखिए क्या, त्रिभुज का नियम, सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम है ना। फिर और कौन सा योग होता है हमारे पास, एक योग भी होता है 3 ये 4 ये 5, कहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल पाते हैं। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नियम है, सदिशों के योग का जो नियम है, यहाँ पर ये किस योग को, एक होता है बीजगणित जिसमें साइन का भी महत्व होता है। तो ये जो आवेश है वो क्या करते हैं, योग आवेश बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है, अब बीजगणितीय योग आप सब जानते हो कि इसमें जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, -5 + 3, तो ये कितना मिलेगा आपको, -2, ठीक है ना। एग्जांपल में मान लीजिए -5 - 3, तो क्या हो जाएगा, -8, और यहाँ पर 5 + 3 यदि आपके पास है तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इन बीजगणितीय योगों का पालन करता है। अभी हमेशा याद रखिएगा, गणितीय में अपन याद रखेंगे कि यह बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है।
इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा नियम क्या है इसका। तो दूसरा नियम है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है? तो आवेश का जो क्वांटीकरण सिद्धांत है वो क्या कहता है कि इसको समझने के लिए हम एक क्वांटा को समझते हैं। क्वांटा जिसको हम विभाजित, क्वांटा की परिभाषा क्या है? क्वांटा का मतलब क्या है? ऐसा सूक्ष्मतम कण। एक क्वांटा मतलब ये होता है कि ऐसा सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कण को क्या माना गया? तो हमने बोला ऐसा कण क्या है? तो ऐसा कण है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है या किसी भी पदार्थ का या पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या माना गया? इलेक्ट्रॉन। सबसे सूक्ष्म, किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है अपने पास? इकाई है इलेक्ट्रॉन। ये सबसे पदार्थ सबसे, इसको ये कैसा कण है? अविभाज्य कण। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? अविभाज्य मतलब इसे विभाजित और छोटे छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। और यदि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है ना, तो इसी पर आवेश की गणना को हमने बताया कि आवेश क्या होगा। ठीक है, तो इसमें पहले एक इसी को क्या माना गया? एक क्वांटा। एक क्या माना गया? क्वांटा। तो अब आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या कहता है? तो यहाँ पर जो किसी भी पदार्थ पर आवेश हम कहते हैं कि लगातार बढ़ रहा है, नहीं वो लगातार नहीं, वो स्टेज वाइज या स्टेप वाइज बढ़ता है। जैसे किसी पदार्थ पर आवेश, यदि अपन बात करते हैं कि यदि मान लो हमने सोडियम लिया, तो सोडियम N+ लिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया है। मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम से कितने? 2 इलेक्ट्रॉन गए, मान लो Mg+2 लिखाया करने। एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम में क्या लिखा? ने +3 लिख दिया, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्मतम इकाई है, वो अविभाज्य है। इसका मतलब आवेश जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर बढ़ेगा या एक इलेक्ट्रॉन के बराबर कम होगा। फिर एक बात और ध्यान रखिए जिसको आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। इतना आवेश क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में डालिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो किसी पदार्थ पर जो आवेश होगा या तो इतना होगा, इससे कम नहीं हो सकता, या इससे ज्यादा नहीं हो सकता, या इसका क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब क्या है? या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो n इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हम ये कहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं हो सकते, इसका मतलब ये इसका जो भी आवेश होगा वो इस E का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब हम ये बोलेंगे कि उसमें से या तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश निकलेगा या तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश आएगा। किसी भी पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन आवेश जाएगा या तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश आएगा। इसका मतलब ये है कि जो आवेश होगा किसी भी पदार्थ पर आवेश, इसको सिद्धांत को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ का आवेश एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है ना। किसी भी पदार्थ का आवेश इलेक्ट्रॉन, मतलब उस पदार्थ से या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है
जाएगा फ्लोरीन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया, है ना। उसके बाद अपन ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल। और यहाँ पर हमारे पास ये हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास ये ऐसा लिखा जा सकता है, दिमाग में दो इलेक्ट्रॉन आए उसमें, तो इस तरह से कौन प्लस होता है, तो इसको उसने कैसे क्वांटिटी ऐसे लिख दिया क्यों, है ना, कितना इसके बराबर n, यहाँ पर उसने क्या लिखा प्लस माइनस। ये प्लस माइनस लिखने का कारण क्या है, तो भाई इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है, इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस, इलेक्ट्रॉन गए तो प्लस। तो देखिए किसी भी पदार्थ का आवेश कितना होगा, तो आवेश कितना होगा, U इक्वल्स टू n। मतलब उसने क्या बताया, उसने परिमाण बताया इसका आवेश का, कि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण कितना हो सकता है, ये उसको उसने इस आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत पर समझाया, कि किसी भी पदार्थ का जो आवेश होगा वो कितना होगा, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणन, एक इलेक्ट्रॉन आवेश जाएगा या एक इलेक्ट्रॉन आवेश आएगा। अच्छा, इसका मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक क्या है, तो कूलम। आवेश का क्या मात्रक है, तो आवेश का मात्रक मैं आपको लिखा देता हूँ, ये हो गया आपका क्वांटिकल सिद्धांत, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और समझो, कि आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। फिर ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, फिर अपन बात करते हैं कि आवेश कैसी राशि है, तो आवेश जिसकी कोई दिशा नहीं होती है, वो हर एक दिशा निश्चित होती है, लेकिन परिमाण उसका निश्चित कितना भी हो सकता है। अच्छा, दिशा कोई निश्चित आवेश की दिशा चारों तरफ, ठीक है, एनर्जी ऊर्जा, तो उसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, कोई भी एक निश्चित दिशा नहीं होती है, इसलिए आवेश कैसी राशि होती है, तो आवेश अदिश राशि, अदिश राशि, ये भी आपको याद रखना है, आवेश कैसी राशि है, अदिश। भले ही वो किसका प्रयोग करता है, बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है, बट वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तीन बातें आवेश के लिए आपको याद रखनी है। क्वांटिकल सिद्धांत समझ में आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास ये आवेश के कुछ हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेशों के संरक्षण का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, तो आवेश, एकल आवेश को, जहाँ पे उसका लिख दिया है ना, एकल आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत है ना, आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत, तो एकल आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता, ना ही बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है। जैसे ऊर्जा का हमने पढ़ा था, उसी तरह से आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही बनाया जा सकता है। अभी हमने देखा, देखिए यहाँ पर इसका छोटा सा एग्जांपल देते हैं, उसको देते हैं। तो ये इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी काफी इसके पीछे कुछ किस्से भी हैं, है ना। तो उन चीजों को हम ना पढ़ सीधा सिंपल सा लेते हैं, जैसे यूरेनियम का अपने पास परमाणु मान कितना होता है, 238, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 90। जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, दो भागों में टूट जाता है। थोरियम का कितना होता है, 93, इसका कितना हो जाता है, 234।
तो ये किस किस भाग में टूट जाता है, तो हीलियम है ना, ये 2 और ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये यूरेनियम टूट करके 2 भागों में टूटा, मतलब ये टूट गया, ठीक है, विखंडित हो गया, ठीक है, ये विखंडित हुआ, किसके साथ में, देखिए यहाँ पर द्रव्यमान कितना 4 का हो गया, यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 2 का हो गया यहाँ। तो ये 2 भागों में टूटा। दूसरी बात ये है कि अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन के संरक्षण आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर बहुत सारे आइंस्टीन ने भी अपना क्या दिया, एक नियम, ऊर्जा का एक नियम दिया। वो क्या दिया, E=mc²। इसने इस चीज को समझाया कि यदि कोई भी पदार्थ, या एक बम की बात करते हैं, बम में क्या होता है, कुछ मटेरियल होते हैं, कुछ पदार्थ होता है, और वो पदार्थ टूट करके क्या होता है, एनर्जी, ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो क्या पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ओके, तो पता चल गया, लेकिन क्या ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो सकती है? तो इन सभी चीजों को किसने, आइंस्टीन ने बहुत अच्छे से समझाया है। उसको हम क्या करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में, आगे की फिजिक्स में और पढ़ेंगे। लेकिन पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाई जो हमारे पास ऊर्जा है, अच्छा, जो पदार्थ है, अच्छा, वो कितनी ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो जो पदार्थ है उसका द्रव्यमान हम लिखेंगे, और जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग कितना होता है, जहां c क्या है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, इतना वेग होता है प्रकाश का, और इसका भी क्या, स्क्वायर। तो जितना द्रव्यमान है उससे काफी ज्यादा मात्रा में उसकी ऊर्जा होती है। तो वही सोचो, यही एटम बम का भी क्या है, परमाणु बम जो बनाए गए हैं वो इसी सिद्धांत पर बनाए गए है ना, कि इतना सा तो होता है, परमाणु बम इतना सा होता है, लेकिन पूरा स्टेट, एक देश, एक पूरा विश्व को नष्ट करने का क्या रहता है, नष्ट करने की ताकत रखता है। तो वो क्या है, वो इतनी एनर्जी, मतलब उतना मटेरियल यदि आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो इतनी ऊर्जा बाहर आएगी। उसका कहने का मतलब यही था कि भाई उतना एनर्जी, उतना जो मास है उसको आप नष्ट करोगे तो उस मास से इतनी ऊर्जा बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो खैर इसको और उसमें क्या किया, और डिटेल में किया था, उसके पीछे के लिए कहानियां की हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो उसके साथ में एक पॉजिट्रॉन भी बाहर आता है, और दोनों बाहर आकर के क्या हो जाते हैं, क्योंकि संसार का एक नियम है, इसमें से ही आवेश निकल रहा है, किसी में से एनर्जी निकल रही है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उसके साथ में एक उसको न्यूट्रल करने के लिए एक और अपने पास प्लस आवेश निकलता है, जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, गामा एनर्जी बनाते हैं। मतलब ये ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा वाली कौन सी होती है, गामा एनर्जी, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, इतना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे, ठीक है, ठीक।